इस नए गहन विश्लेषण में स्वागत है। आज हमारे सामने शोध पत्रों, ऐतिहासिक, कानूनी मामलों और कुछ तकनीकी दस्तावेजों का एक काफी दिलचस्प पुलिंदा है। बिल्कुल। और इस पूरी सामग्री को खंगालने का जो मुख्य उद्देश्य है वो है बौद्धिक संपदा अधिकारों यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स या आईपीआर। आईपीआर, सही कहा। और ये वो दुनिया है जो हमारे दैनिक जीवन को हर तरफ से प्रभावित करती है। दिए गए स्रोतों के आधार पर आज हम पेटेंट, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क के पीछे छिपे विज्ञान, अर्थशास्त्र और कानूनी दांव पेचों को समझने का प्रयास करेंगे। जी, और इसे हम एक स्पष्ट और तार्किक नजरिए से देखेंगे। बिल्कुल। अब देखिए, अगर थॉमस एडिसन के इलेक्ट्रिक बल्ब के डिजाइन को लें या राइट ब्रदर्स के हवाई जहाज की तकनीक को, या फिर आज के दौर में जो एप्पल का वो मशहूर लोगो है, अक्सर ये सवाल मन में उठता है कि कोई और व्यक्ति या कोई दूसरी विशाल कंपनी इन्हें बिल्कुल वैसा ही बनाकर अपना कहकर क्यों नहीं बेच सकती। हाँ, ये बहुत ही लाजमी सवाल है कि दुनिया भर के जो आविष्कारक हैं वे अपनी जीवन भर की रिसर्च को, अपने एकदम नए विचारों को बाजार में चोरी होने से आखिर कैसे बचाते हैं। और इसका जवाब केवल कानूनी किताबों के पन्नों में नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये मानव समाज के विकास के बुनियादी ढांचे में छुपा है। देखिए, बौद्धिक संपदा अधिकार कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे सिर्फ वकीलों या अदालतों तक सीमित रखा जाए। तो ये उससे कहीं बड़ा मुद्दा है। जी, इन स्रोतों का गहराई से अध्ययन करने पर यह स्पष्ट होता है कि ये नियम एक प्रकार का सामाजिक समझौता है। सामाजिक समझौता मतलब समाज और आविष्कारक के बीच? हाँ, बिल्कुल। ये वो व्यवस्था है जो तय करती है कि समाज में नयापन, वैज्ञानिक शोध और रचनात्मकता कैसे पनपेगी और कैसे उसे आर्थिक संरक्षण मिलेगा। क्योंकि अगर किसी व्यक्ति को ये डर रहे कि उसकी सालों की मेहनत से खोजी गई तकनीक रातों रात कोई बड़ी कंपनी चुराकर मुनाफा कमा सकती है, तो क्या होगा? तो शायद कोई भी नई खोज करने या उस पर करोड़ों रुपए खर्च करने का जोखिम उठाना ही नहीं चाहेगा। ये एक बहुत ही व्यावहारिक बिंदु है और इसी बात से हमारे सामने मौजूद नोट्स का पहला और सबसे वजनदार हिस्सा खुलता है, जो है पेटेंट। पेटेंट आमतौर पर अक्सर लोग पेटेंट को सिर्फ एक सरकारी सर्टिफिकेट या किसी खोज के ठप्पे के रूप में देखते हैं, लेकिन इन दस्तावेजों के अनुसार पेटेंट की परिभाषा कहीं अधिक सख्त है। हाँ, ये काफी एकाधिकारवादी है। ये एक आविष्कारक को दिया गया वो कानूनी अधिकार है जिसके तहत सरकार ये सुनिश्चित करती है कि कोई भी दूसरा व्यक्ति बिना अनुमति के, बिल्कुल बिना अनुमति के उस आविष्कार का निर्माण नहीं कर सकता, उसे बाजार में बेच नहीं सकता और उसका उपयोग भी नहीं कर सकता। लेकिन इस एकाधिकार या मोनोपोली के पीछे एक बहुत ही सोची समझी नीति काम करती है ना? जी, सरकार किसी एक व्यक्ति या कंपनी को पूरे बाजार पर नियंत्रण का अधिकार यूं ही नहीं दे देती। इस व्यवस्था का एक बहुत ही व्यापक दृष्टिकोण है। तो ये सौदा कैसे काम करता है? जब कोई वैज्ञानिक कुछ नया बनाता है तो पेटेंट प्रणाली उस वैज्ञानिक और समाज के बीच एक सीधा सौदा करती है। सरकार आविष्कारक से कहती है कि बाजार में मुनाफा कमाने का अधिकार कुछ समय के लिए सिर्फ आपका होगा। लेकिन इसके बदले में? इसके बदले में एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी, और वो कीमत है पारदर्शिता। मतलब सब कुछ सार्वजनिक करना होगा? बिल्कुल। आविष्कारक को अपने उस आविष्कार का पूरा विज्ञान, उसकी तकनीक और वो कैसे काम करता है, ये सब कुछ सार्वजनिक दस्तावेजों में विस्तार से दर्ज कराना होगा। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो पेटेंट व्यवस्था किसी तकनीक को छुपाने के लिए नहीं है। नहीं, बल्कि उसे दुनिया के सामने लाने के लिए बनाई गई है। अगर यह व्यवस्था ना होती तो शायद हर कंपनी अपनी तकनीकी फॉर्मूले हमेशा के लिए तिजोरियों में बंद रखती। ठीक वैसे ही जैसे कोका कोला अपने सीक्रेट फॉर्मूले को छुपा कर रखता है। सही उदाहरण है। इस खुलासे का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि दुनिया भर के अन्य वैज्ञानिक उस पेटेंटेड तकनीक को पढ़ सकते हैं, उससे सीख सकते हैं और उसके आधार पर कुछ और नया विकसित कर सकते हैं। यही कारण है कि पेटेंट कभी भी अनंत काल के लिए नहीं दिया जाता। इन स्रोतों में भारत के पेटेंट्स एक्ट 1970 का विस्तार से जिक्र है, जिसके अनुसार भारत में और शायद वैश्विक स्तर पर भी पेटेंट की समय सीमा 20 साल तय की गई है। हाँ, 20 साल, और ये 20 साल की अवधि एक बहुत ही नाजुक संतुलन है। ये इतना समय है जिसमें एक कंपनी या आविष्कारक अपनी रिसर्च में लगाए गए पैसों की भरपाई कर सकता है और अच्छा मुनाफा भी कमा सकता है। लेकिन जैसे ही ये 20 साल की सीमा समाप्त होती है तो क्या होता है? वो तकनीक पब्लिक डोमेन यानी सार्वजनिक क्षेत्र की संपत्ति बन जाती है। और ये पब्लिक डोमेन में जाने की प्रक्रिया ही असल में समाज की जीत है। 20 साल पूरे होने के बाद किसी भी देश की कोई भी कंपनी उस तकनीक का मुफ्त में इस्तेमाल कर सकती है, बिना मूल आविष्कारक को एक भी पैसा रॉयल्टी दिए।
इसी वजह से आज बाजार में कई तरह की दवाइयां या मशीनें इतनी सस्ती उपलब्ध हैं। ऐतिहासिक मामलों का विश्लेषण इस बात को और पुख्ता करता है। राइट ब्रदर्स का उदाहरण इस संदर्भ में बहुत प्रासंगिक है। बिल्कुल। जब उन्होंने हवाई जहाज का आविष्कार किया तो उन्होंने उसकी एरोडायनेमिक कंट्रोल प्रणाली का पेटेंट करा लिया था। और उसके बाद तो अमेरिका में पेटेंट वॉर्स का एक लंबा दौर ही चल पड़ा था। हाँ, राइट ब्रदर्स ने हर उस व्यक्ति पर मुकदमा कर दिया जिसने विमान बनाने की कोशिश की। इसका नतीजा यह हुआ कि अमेरिका में विमानन उद्योग का विकास लगभग रुक सा गया, जबकि यूरोप में यह तेजी से आगे बढ़ा। सही कहा। यह मामला इस बात का सटीक उदाहरण है कि जब पेटेंट का एकाधिकार जरूरत से ज्यादा सख्त हो जाता है तो वो तकनीकी प्रगति को कैसे रोक सकता है। इसीलिए 20 साल की वो समय सीमा इतनी महत्वपूर्ण मानी जाती है। यह ऐतिहासिक पहलू पेटेंट के नकारात्मक प्रभावों को भी बहुत अच्छी तरह उजागर करता है। जी। अब एक कदम आगे बढ़ते हैं। इन दस्तावेजों में इस बात पर बहुत जोर दिया गया है कि कोई भी विचार या मामूली सा सुधार पेटेंट हासिल नहीं कर सकता। बिल्कुल नहीं। पेटेंट कार्यालय से यह अधिकार प्राप्त करने के लिए 3 सुनहरे नियमों को अनिवार्य रूप से पार करना होता है। जिसमें पहली शर्त है नॉवेलिटी, यानी आविष्कार में पूरी तरह से नयापन होना चाहिए। हाँ, ये पहले से मौजूद ज्ञान का हिस्सा नहीं होना चाहिए। और दूसरी शर्त है इन्वेंटिव स्टेप। और तीसरी है इंडस्ट्रियल यूज, यानी उसका औद्योगिक स्तर पर उत्पादन और उपयोग संभव हो। इन तीनों में सबसे जटिल और सबसे ज्यादा विवादित पैमाना शायद इन्वेंटिव स्टेप का ही होता है। हाँ, इसका अर्थ यह है कि आविष्कार में जो प्रगति हुई है वो साधारण या मामूली नहीं होनी चाहिए। जैसे अगर कोई व्यक्ति किसी सामान्य कुर्सी में सिर्फ पहिए जोड़ दे और कहे कि ये एक नया आविष्कार है, तो पेटेंट कार्यालय उसे खारिज कर देगा। बिल्कुल खारिज कर देगा, क्योंकि उस क्षेत्र के किसी भी कारीगर के लिए ये बहुत ही सामान्य सी बात है। उसमें तकनीकी रूप से कोई बड़ी छलांग या वैज्ञानिक सूझबूझ शामिल होनी चाहिए। ये शर्त इसलिए रखी गई है ताकि रोजमर्रा के छोटे-मोटे बदलावों पर कोई एकाधिकार न जमा ले। और इसी इन्वेंटिव स्टेप की शर्त के इर्द गिर्द एवरग्रीनिंग का वो पूरा विवाद घूमता है, जिसका जिक्र इन स्रोतों में प्रमुखता से किया गया है। विशेष रूप से फार्मास्यूटिकल या दवा कंपनियों के मामले में अक्सर देखा जाता है कि जब किसी बड़ी दवा कंपनी के 20 साल का पेटेंट खत्म होने वाला होता है, तो वे उस पुरानी दवा के फॉर्मूले में कोई मामूली सा बदलाव कर देते हैं, जैसे उसका रंग बदलना या उसे खाने की गोली से बदलकर सिरप बना देना, और फिर से अगले 20 साल के लिए एक नए पेटेंट की मांग करते हैं। इसे ही एवरग्रीनिंग कहते हैं। हाँ, भारत के संदर्भ में ये मुद्दा बेहद अहम है। दस्तावेजों में भारतीय पेटेंट कानून में 2005 में हुए उस ऐतिहासिक संशोधन का उल्लेख है, जब भारत ने अपने नियमों को विश्व व्यापार संगठन यानी WTO के ट्रिप्स समझौते के अनुरूप ढाला था। जी, इस संशोधन के बाद भारत को दवाओं के प्रोडक्ट पेटेंट को मान्यता देनी पड़ी, लेकिन बहुराष्ट्रीय कंपनियों की एवरग्रीनिंग की इस रणनीति को रोकने के लिए भारतीय कानून में धारा 3D का कड़ाई से पालन किया गया। बिल्कुल, इस धारा के तहत ये स्पष्ट कर दिया गया कि किसी पुरानी दवा में तब तक नया पेटेंट नहीं मिलेगा जब तक कि वो नया बदलाव दवा की प्रभावशीलता यानी एफिकेसी को कई गुना न बढ़ा दे। और इसी सख्त नियम के कारण भारत आज दुनिया भर के लिए सस्ती जेनेरिक दवाओं का एक बहुत बड़ा और विश्वसनीय केंद्र बना हुआ है। भारत की ये कानूनी स्थिति एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे कोई देश अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन करते हुए भी अपने समाज के स्वास्थ्य अधिकारों की रक्षा कर सकता है। सही बात है। पेटेंट के इस पूरे परिदृश्य को समझने के बाद अगर दस्तावेजों में दिए गए प्रकारों पर नजर डालें तो मुख्य रूप से 3 तरह के पेटेंट सामने आते हैं। पहला है यूटिलिटी पेटेंट, जो मशीनों, दवाओं और काम करने की नई प्रक्रियाओं के लिए होता है। दूसरा डिजाइन पेटेंट, जो केवल इस बात को सुरक्षित करता है कि कोई वस्तु जैसे कोई कार या मोबाइल फोन बाहर से दिखने में कैसा है। और तीसरा है प्लांक पेटेंट, जो कृषि विज्ञान में पौधों की किसी बिल्कुल नई खोजी गई किस्म के लिए दिया जाता है। ये वर्गीकरण यह सुनिश्चित करते हैं कि बौद्धिक संपदा का दायरा सिर्फ भारी मशीनों तक सीमित न रहे, बल्कि डिजाइन और कृषि को भी संरक्षण मिले। बिल्कुल। अब यहाँ से चर्चा को एक नए बौद्धिक अधिकार की ओर मोड़ते हैं जो पेटेंट से बिल्कुल अलग है। अगर पेटेंट का काम मशीनों, इंजनों या रसायनों को सुरक्षित करना है, तो एक सॉफ्टवेयर डेवलपर द्वारा लिखे गए कोड का क्या? या एक लेखक की किताब या एक संगीतकार की धुन का क्या?
इन रचनात्मक कार्यों को पेटेंट के दायरे में नहीं रखा जा सकता। यहीं पर बौद्धिक संपदा का दूसरा सबसे बड़ा स्तंभ प्रवेश करता है, कॉपीराइट। कॉपीराइट का पूरा दर्शन ही पेटेंट से भिन्न है। पेटेंट किसी वस्तु की उपयोगिता या कार्यप्रणाली की रक्षा करता है, जबकि कॉपीराइट किसी विचार की रचनात्मक अभिव्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करता है। भारत में कॉपीराइट एक्ट 1957 के तहत साहित्य, नाटक, संगीत, फिल्म, चित्रकला और यहाँ तक कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के कोड को भी संरक्षण मिलता है। कानून की नज़र में एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का कोड किसी उपन्यास के पन्नों पर लिखी गई कहानी की तरह ही एक साहित्यिक रचना है। स्रोतों का गहराई से अध्ययन करने पर कॉपीराइट और पेटेंट के बीच समय सीमा का एक भारी अंतर दिखता है। पेटेंट जहां केवल 20 साल में समाप्त होकर सार्वजनिक हो जाता है, वहीं भारत सहित दुनिया के अधिकांश हिस्सों में कॉपीराइट की अवधि रचनाकार के पूरे जीवन काल तक और उसकी मृत्यु के बाद भी अगले 60 वर्षों तक बनी रहती है। ये एक बहुत लंबी अवधि है। एक जीवन रक्षक दवा का पेटेंट 20 साल में खत्म हो जाता है, लेकिन एक पुरानी कॉमिक बुक या किसी फिल्म की कहानी पर 100 से ज्यादा सालों तक एकाधिकार बना रहता है। इस भारी अंतर के पीछे का तर्क समझना बहुत आवश्यक है। जब कोई कंपनी किसी नई तकनीक या दवा का पेटेंट कराती है, तो वो पूरी दुनिया को उस तकनीक का उपयोग करने से रोक देती है। अगर पेटेंट बहुत लंबे समय तक चले, तो विज्ञान और समाज का विकास रुक जाएगा। बिल्कुल, लेकिन कला और रचनात्मकता के मामले में ऐसा नहीं होता। अगर किसी संगीतकार ने एक गाना लिखा है और उस पर उसका कॉपीराइट है, तो वो किसी और कलाकार को एक नया और अलग गाना लिखने से नहीं रोक रहा है। कला एक दूसरे का रास्ता नहीं काटती। सही कहा। इसके अलावा एक लेखक या कलाकार की रचना उसकी व्यक्तिगत विरासत होती है, जिसका आर्थिक लाभ उसके परिवार या उसकी आने वाली पीढ़ियों को मिलना न्याय संगत माना गया है। ये स्पष्टीकरण इस विरोधाभास को बहुत अच्छी तरह सुलझाता है। लेकिन रचनात्मक कार्यों पर इतने लंबे एकाधिकार से समाज में ज्ञान के प्रसार को भी तो नुकसान हो सकता है। यहीं पर फेयर यूज या भारत के संदर्भ में फेयर डीलिंग का वो महत्वपूर्ण कानूनी सिद्धांत सामने आता है, जिसका जिक्र कानूनी दस्तावेजों में है। हाँ, ये सिद्धांत कॉपीराइट कानून का सबसे अहम सुरक्षा वॉल्व है। अगर कॉपीराइट का नियम 100% सख्त होता तो समाज में कोई भी किसी किताब की समीक्षा नहीं कर पाता, कोई शोधकर्ता अपने शोध पत्र में किसी अन्य किताब का संदर्भ नहीं दे पाता, और पत्रकारिता भी संभव नहीं हो पाती। फेयर यूज ये छूट देता है कि आलोचना, समीक्षा, समाचार रिपोर्टिंग या शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए किसी भी सामग्री के एक छोटे से हिस्से का उपयोग बिना अनुमति के किया जा सकता है। यह नियम रचनाकार के अधिकारों और समाज में स्वतंत्र विचारों के आदान प्रदान के बीच एक बेहतरीन संतुलन बनाता है। बिल्कुल। यानी अगर कोई फिल्म समीक्षक अपनी वीडियो समीक्षा में किसी नई फिल्म का 10 सेकंड का क्लिप इस्तेमाल करता है, तो वो कॉपीराइट का उल्लंघन नहीं है। नहीं, वो इस फेयर यूज के दायरे में पूरी तरह सुरक्षित है। ये रचनात्मकता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बीच की एक बहुत बारीक और जरूरी रेखा है। चलिए अब बौद्धिक संपदा अधिकारों के तीसरे और अंतिम प्रमुख स्तंभ की ओर चलते हैं, जो सीधे तौर पर वाणिज्य और बाजार से जुड़ा है, ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क। अगर पेटेंट ने आविष्कार को बचाया और कॉपीराइट ने कला को, तो ट्रेडमार्क पूरी तरह से ब्रांड की पहचान को सुरक्षित करने के लिए बनाया गया है। और इसका मुख्य उद्देश्य न तो समाज में तकनीक का प्रसार करना है और न ही कला को बढ़ावा देना है। इसका एकमात्र लक्ष्य है वाणिज्यिक दुनिया में उपभोक्ताओं का विश्वास बनाए रखना, यानी कंज्यूमर ट्रस्ट। कोई भी कंपनी का नाम, उसका लोगो, स्लोगन या यहाँ तक कि कोई विशेष रंग या ध्वनि जो उस ब्रांड की पहचान बन चुकी हो, वो ट्रेडमार्क के अंतर्गत आती है। भारत में इसे ट्रेडमार्क्स एक्ट 1999 द्वारा नियंत्रित किया जाता है। जब कोई ग्राहक नाइकी का वो सूश निशान या एप्पल का लोगो देखता है, तो ट्रेडमार्क कानून उसे ये गारंटी देता है कि वह उत्पाद उसी विशेष कंपनी द्वारा बनाया गया है और उसकी गुणवत्ता उसी स्तर की होगी। ट्रेडमार्क की समय सीमा भी इसे अन्य अधिकारों से अलग खड़ा करती है। भारत में ट्रेडमार्क शुरू में 10 वर्षों के लिए पंजीकृत होता है। लेकिन पेटेंट और कॉपीराइट के विपरीत, जिनकी एक निश्चित समाप्ति तिथि होती है, ट्रेडमार्क को हर 10 साल बाद अनंत काल तक रिन्यू किया जा सकता है। और इस अनंत काल की सुरक्षा का कारण उपभोक्ता संरक्षण में ही छिपा है। अगर एप्पल या कोका कोला जैसी सदियों पुरानी कंपनियों के लोगों को 20 या 50 साल बाद पब्लिक डोमेन में डाल दिया जाए, तो बाजार में पूरी तरह अराजकता फैल जाएगी। कोई भी व्यक्ति अपनी खराब गुणवत्ता वाली ड्रिंक पर कोका कोला का लेबल लगाकर बेच सकेगा। इससे न केवल कंपनी की साख मिट्टी में मिल जाएगी, बल्कि ग्राहकों के साथ बहुत बड़ा धोखा होगा। इसीलिए जब तक कंपनी उस ट्रेडमार्क का उपयोग व्यापार में कर रही है,
कानून उसे अनंत समय तक सुरक्षा प्रदान करता है। लेकिन इन स्रोतों में ट्रेडमार्क को लेकर एक बहुत ही दिलचस्प खतरे का भी विश्लेषण किया गया है, जिसे ट्रेडमार्क का सामान्यीकरण या जेनेरिसाइड कहा जाता है। ट्रेडमार्क की दुनिया में ये सबसे बड़ा विरोधाभास है। यह वो स्थिति है जब कोई ब्रांड इतना ज्यादा सफल हो जाता है कि लोग उस ब्रांड के नाम को ही पूरे उत्पाद का नाम मान लेते हैं। दस्तावेजों में ज़ेरॉक्स और डाल्डा जैसे उदाहरणों का जिक्र है। हाँ, हर कंपनी चाहती है कि उसका ब्रांड मशहूर हो, लेकिन अगर वो इतना मशहूर हो जाए कि लोग उसे क्रिया की तरह इस्तेमाल करने लगें, जैसे इस कागज को ज़ेरॉक्स कर दो, तो कंपनी अपना ट्रेडमार्क खो सकती है। अदालतें ये मान सकती हैं कि वो नाम अब किसी एक कंपनी की पहचान नहीं रहा, बल्कि भाषा का एक सामान्य शब्द बन गया है। ऐतिहासिक रूप से एस्केलेटर और एस्पिरिन कभी कंपनियों के पंजीकृत ट्रेडमार्क हुआ करते थे, लेकिन सामान्यीकरण के कारण उन्होंने अपना कानूनी अधिकार खो दिया। इसीलिए बड़ी कंपनियां करोड़ों रुपए केवल पीआर और विज्ञापनों पर खर्च करती हैं, ताकि लोगों को ये याद दिलाया जा सके कि उनका ब्रांड उत्पाद का नाम नहीं है। बिल्कुल, वे अपने ब्रांड की विशिष्टता बनाए रखना चाहते हैं। तो बौद्धिक संपदा अधिकारों के इस पूरे विश्लेषण को अगर समेटा जाए तो ये स्पष्ट होता है कि पेटेंट, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क केवल कानूनी शब्दजाल नहीं है। पेटेंट समाज को आगे बढ़ाने के लिए ज्ञान के प्रकटीकरण और 20 साल के एकाधिकार के बीच एक वैज्ञानिक संघर्ष है। कॉपीराइट रचनात्मक अभिव्यक्ति और समाज की सांस्कृतिक धरोहर के बीच का एक लंबा सांस्कृतिक पुल है। और ट्रेडमार्क बाजार में कंपनियों की साख और ग्राहकों के विश्वास को बनाए रखने का एक व्यावसायिक सुरक्षा चक्र है। ये तीनों मिलकर उस अर्थव्यवस्था का निर्माण करते हैं जिसमें आज पूरी दुनिया सांस ले रही है। और इस ढांचे ने पिछले 100 से अधिक वर्षों में औद्योगिक क्रांतियों और सूचना प्रौद्योगिकी के दौर को बहुत अच्छी तरह संभाला है। क्योंकि ये सभी कानून इस एक बुनियादी मान्यता पर आधारित हैं कि कोई भी आविष्कार, कला या ब्रांड एक इंसानी दिमाग की उपज है। लेकिन भविष्य की जो आहट इन स्रोतों के अंतिम हिस्से में सुनाई देती है, वो बौद्धिक संपदा के पूरे इतिहास को चुनौती देने वाली है। और वो चुनौती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का उदय। आज हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां एआई प्रणालियां केवल गणना नहीं कर रही हैं, वे रचनात्मक हो रही हैं। शोध बता रहे हैं कि एआई खुद नई दवाइयों के मॉलिक्यूल डिजाइन कर रहा है। कंप्यूटर प्रोग्राम अपने आप जटिल कोड लिख रहे हैं, नई कविताएं और कलाकृतियां रच रहे हैं। ऐसे में वर्तमान कानूनी व्यवस्था के सामने एक ऐसा सवाल खड़ा हो गया है जिसकी कल्पना 1957 या 70 के कानूनों को बनाते समय शायद किसी ने नहीं की होगी। अगर कोई मशीन ऐसी तकनीक खोज निकालती है जिसमें स्पष्ट रूप से इन्वेंटिव स्टेप मौजूद है, तो उस आविष्कार का पेटेंट किसे मिलना चाहिए? क्या वो पेटेंट उस मशीन का होगा या उस इंसान का जिसने वो एआई प्रोग्राम बनाया है, या फिर उस व्यक्ति का जिसने मशीन को वो विशेष कमांड या प्रॉम्प्ट दिया था? क्या हमारे दशकों पुराने बौद्धिक संपदा कानून इस नई अभूतपूर्व दुनिया के लिए तैयार हैं, जहां रचनात्मकता और वैज्ञानिक खोज पर सिर्फ इंसानों का एकाधिकार नहीं रहा? ये एक ऐसा ज्वलंत दार्शनिक और कानूनी सवाल है जिसका उत्तर आने वाले वर्षों में पूरी दुनिया की अदालतों को मिलकर खोजना होगा। और इसी विचारोत्तेजक प्रश्न के साथ आज के इस विस्तृत गहन विश्लेषण को यहीं विराम दिया जाता है। बौद्धिक संपदा की इस जटिल और दिलचस्प दुनिया को डीकोड करने की इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी विभिन्न विषयों की ऐसी ही गहराई में उतरने का ये सिलसिला जारी रहेगा।